हाँ तो बच्चों, एक बार पुनः गुणराज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले के लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में मूल कणों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और चैडविक साहब द्वारा न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, और इन जो तीन मूल कण हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। अब बच्चों, परमाणु का जो मुख्य भाग होता है, जैसे मनुष्य के शरीर में हार्ट उसका मेन पार्ट है, अगर ये धड़कना बंद कर दे तो आदमी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, उसी प्रकार जो परमाणु का मुख्य भाग है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान लगभग निहित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता था। तो बच्चों, आज हम परमाणु के नाभिक की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि 0.0004 सेंटीमीटर सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया और उस पर क्या किया, उसके चारों ओर जो है एक वृत्ताकार एरिया में जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया और क्या दिखाई देते, उस पर करते हैं सोने की जो पतली पन्नी थी उस पर करते हैं एल्फा कणों की बौछार। और जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराया पतली पन्नी पर, तो देखा अल्फा कणों की वेलोसिटी भी काफी अधिक होती है। तो उन्होंने ये पाया कि अधिकांश अल्फा कण जो पतली जो आपकी जो जिंक सल्फाइड की जो चादर थी, फिल्म थी, उस पर जो पर्दा था, दिखाई देते हैं कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, पार निकल जाते हैं बच्चों। और कुछ ऐसे भी अल्फा कण होते हैं जो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाते हैं और लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण ऐसे भी थे कि जो अपने मूल मार्ग से वापस चले आ रहे थे, अर्थात जिस मार्ग से जा रहे थे 180 डिग्री पर उसी मार्ग से वापस चले आ रहे थे। तो इस आधार पर रदरफोर्ड साहब ने क्या निष्कर्ष निकाला कि बच्चों, अधिकांश जो अल्फा कण सीधे पार चले जा रहे थे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्या रिजल्ट था? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बच्चों? खोखला है। कुछ अल्फा कण जो अपने मूल मार्ग से आप देख रहे हैं, ये देखिए मूल मार्ग से डेविएट हो गया, विचलित हो गया, ये विचलित हो गया। तो इससे क्या पता चलता है? अल्फा कण के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था, अल्फा कण होते हैं हीलियम के धनावेशित नाभिक। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के धनावेशित नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। अच्छा, जो कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग से डेविएट हो जा रहे थे, तो रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि परमाणु के अंदर निश्चित ही केंद्र में कोई धनावेशित भाग मौजूद है जो अल्फा कणों को रिपेल कर दे रहा है, प्रतिकर्षित कर दे रहा है। तो और आप देख रहे हैं कि कुछ एक ही अल्फा कण, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से कोई एक अपने मूल मार्ग से 180 डिग्री पर वापस चला आया। इससे क्या साबित हुआ बच्चों कि परमाणु के केंद्र में कोई ऐसा दृढ़ भाग है, ठोस भाग है, जो कि बहुत सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है, और वह उससे जब अल्फा कण टकराया तो जैसे आप दीवार पे गेंद मारते हो, क्रिया के बीच प्रतिक्रिया हो जाती है, इसी प्रकार अल्फा कण भी इस दृढ़ भाग से टकराए और अपने मूल मार्ग से वापस चले आए। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 20,000 में से कोई एक अल्फा कण था, इसका मतलब कि परमाणु का जो केंद्र में है वो बहुत ही सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है, बहुत कम एरिया में है, लेकिन है वो बहुत दृढ़ और किस नेचर का है? पॉजिटिव। तभी प्लस प्लस में क्या हो गया? अल्फा कण भी पॉजिटिव और हमारा जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो भी पॉजिटिव। तभी अल्फा कण क्या हो? टकराए और वापस लौट आए। इसका मतलब बच्चों, रदरफोर्ड साहब ने क्या अनुमान लगाया कि परमाणु के केंद्र में कोई ऐसी दृढ़ चीज है जिससे अल्फा कण टकरा रहे हैं और वापस लौट आ रहे हैं, जैसे क्रिया के बीच प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन थर्ड लॉ आपने जाना होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा बच्चों। तो
तो क्या क्या अनुमान रदरफोर्ड साहब ने क्या अनुमान लगाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु के केंद्र में कोई ऐसी चीज है जो धनावेशित है और दृढ़ है, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित है। और इसी केंद्रीय भाग को, जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है, इसी को रदरफोर्ड साहब ने कह दिया यह परमाणु का नाभिक है ना। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अल्फा कण, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अल्फा कण स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा न्यूक्लियस की कर दिया खोज। इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियस, जिसे परमाणु का हार्ट कहा जाता है, परमाणु का हृदय कहा जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो खोज हुई ही मूल कणों की। इसके बाद रदरफोर्ड साहब ने सन 1914 में इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा, अब ध्यान दीजिएगा, सोने की पतली पन्नी की जो मोटाई थी 0.0004 सेंटीमीटर, बहुत महीन सोने की पतली जो है पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार करके ये रिजल्ट देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, एटम का खोखला है, हैलो है। और परमाणु के बीच में कोई ऐसा एरिया है जो धनावेशित है। और कुछ अल्फा कण जो लौट है, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु का जो बीच का केंद्रीय भाग है बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही रिजिड है, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। और इसी भाग को दैट इज न्यूक्लियस, उसे क्या कहा गया, परमाणु का बच्चों नाभिक कहा गया। इस प्रकार नाभिकीय कणों के खोज के साथ साथ नाभिक की भी रदरफोर्ड साहब द्वारा खोज की जा सकी बच्चों। अब नाभिक की खोज के बाद इसके हमने पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मैं आपको बता चुका था बच्चों। अब हम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट तो भेजा जाएगा। अब हम चलते हैं परमाणु के डिफरेंट समय पर परमाणु के कौन कौन से मॉडल दिए गए। जैसे परमाणु ऐसा दिखता है, कुछ साहबान का मानना था कि परमाणु इस तरह का दिखता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं परमाणु ऐसा नहीं ऐसा है ना। तो सबकी क्या क्या हाइपोथेसिस थी परमाणु के बारे में, स्टेप बाय स्टेप अभी हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और सबसे परमाणु का सबसे पहला मॉडल दिया था थॉम्सन का परमाणु मॉडल। क्या कहा जाता है बच्चों, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। आज इसे हम और कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल कहते हैं बच्चों। वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं, इनका ये मानना था कि परमाणु जो है, परमाणु ऐसा दिखता है जैसे कटा हुआ तरबूज। परमाणु, इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा कि जो परमाणु का धनावेश है वो समस्त एरिया में फैला हुआ है। इनका मानना था कि परमाणु के अंदर जो हमारा प्रोटॉन है, और इन्होंने इस मॉडल में ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहा गया कि परमाणु में जो धनावेश है पूरे परमाणु पर फैला है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह धसे हुए हैं जैसे आपने देखा होगा बच्चों, आपने खाया होगा, तरबूज खाया होगा तो आपने देखा होगा जिस तरह से तरबूज में बीज धसे होते हैं, इनके मॉडल में परमाणु को ऐसा एज्यूम किया गया कि जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं और लाल रंग का द्रव्य पूरे पर फैला होता है, उसी प्रकार से थॉम्सन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि इलेक्ट्रॉन बीज की तरह उसमें धसे हुए हैं, और जो लाल रंग का द्रव्य जैसे तरबूज में है, और वहां पर क्या उन्होंने उसकी तुलना किया कि पूरा धनावेश फैला है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसमें डिप हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए हैं। इसीलिए थॉम्सन की इस परमाणु मॉडल को क्या कहा गया, दूसरा नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल भी बच्चों कहा गया। और ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये जो दिखाई दे रहे हैं बीज की तरह, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये जो फैला हुआ है समस्त, ये जो है पूरे एरिया में, ये क्या है, प्रोटॉन है।
और इस तरह इन्होंने अपने मॉडल को परमाणु के जो धनावेश है, जो वाटरमेलन है, उसके लाल भाग के समान उन्होंने बताया और उसके बीच को क्या बताया, इलेक्ट्रॉन बताया। लेकिन बच्चों आप समझ सकते हैं कि जैसे ही रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, थॉमसन का परमाणु मॉडल बिल्कुल खंडित हो जाता है। कैसे? ये तो बात कर रहे हैं, न इन्होंने न्यूक्लियस की बात किया। अब आप खुद समझिए, आप थॉमसन साहब ने तो न तो परमाणु के नाभिक की बात किया, न इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसी कोई बात किया, है ना, न तो परमाणु के खोखला होने की बात किया। जबकि जैसे ही रदरफोर्ड साहब का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग आया, थॉमसन का परमाणु मॉडल खंडित हो गया। और रदरफोर्ड साहब क्योंकि क्या कहते हैं कि परमाणु के अंदर एक केंद्रीय भाग है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। क्या इन्होंने बताइए नाभिक की बात किया? नहीं बात किया, है ना। क्या वृत्ताकार मार्ग की बात किया? नहीं बात किया। इसका मतलब ना तो स्पेक्ट्रम की बात की, इनके मॉडल में कुछ भी नहीं था। ये कह लीजिए बस ये परमाणु की उदासीनता को लेकर के इन्होंने कह दिया कि जितना प्रोटॉन पूरा फैला था ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बीच की तरह उसमें धंसे थे, और परमाणु और ये दोनों बराबर थे, इसलिए परमाणु क्या था, हमारा उदासीन था। लेकिन थॉमसन का परमाणु मॉडल वाटरमेलन मॉडल क्यों कहलाया बच्चों? ये आपको जो है और इसकी रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन का प्रयोग था, इसके मॉडल को पूरी तरह क्या कर दिया, खंडित कर दिया कि थॉमसन साहब जो कह रहे हैं वास्तव में परमाणु ऐसा नहीं है। परमाणु के अंदर तो बीच में केंद्र में परमाणु का नाभिक पाया जाता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो बच्चों हम कैसे मान लें कि वाटरमेलन मॉडल है इनका सही था? तो बच्चों इस तरह से थॉमसन का परमाणु मॉडल कैसे रिजेक्ट हो गया? रदरफोर्ड का जब से ही अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग आया, उन्होंने इस मॉडल को बिल्कुल क्या कर दिया, खंडित कर दिया। बच्चों कोई चीज नई जब चीजें आती हैं तो पुरानी चीजों पे जो कमियां होती हैं उसको ले करके अगली चीजों को खोज करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता था। रदरफोर्ड साहब ने ऐसा ही किया और उन्होंने अपना एक नाभिकीय मॉडल दिया। क्या बच्चों दिया? न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। देखिए आप दूसरा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, और दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज सोलर प्लैनेट मॉडल, सोलर प्लैनेट मॉडल ऑफ एटम, जिसे कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है सौर ग्रहीय मॉडल। क्या कहा जाता है बच्चों? सौर ग्रहीय मॉडल कहा जाता है रदरफोर्ड साहब के मॉडल को। और ऐसा इसलिए कहा गया कि पहले तो आप जान लीजिए कि जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, रदरफोर्ड साहब ने कहते हैं कि पूरा हमारा परमाणु सिर्फ दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक जो परमाणु के केंद्र में है जिसे परमाणु का कहा जाता है नाभिक। इन्होंने कहा कि हमारा पूरा परमाणु सिर्फ दो भाग से बना हुआ है। एक है परमाणु का केंद्रीय भाग जिसे परमाणु का नाभिक कहा गया, और दूसरा इसके चारों ओर का एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पहला क्या कहा गया कि धनावेशित भाग कहा गया कि ये दो भागों से बाहरी भाग, ये नाभिक के चारों ओर का विशालकाय क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। सिर्फ दो भाग की बात इन्होंने किया, एक तो नाभिक की बात किया और नाभिक के बाहर विशालकाय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, उपस्थित थे। इन्होंने वृत्ताकार मार्ग की बात भी नहीं किया, ध्यान रखिएगा। वृत्ताकार मार्ग की बात इन्होंने नहीं किया कि सर्कुलर पाथ हैं, और ऐसा बताया गया था नील्स बोर मॉडल में बच्चों कि उसमें वृत्ताकार मार्ग है। अभी आप आगे बढ़ेंगे नील्स बोर का मॉडल, समरफील्ड का मॉडल। बट रदरफोर्ड मॉडल में कहा गया कि परमाणु में केवल दो भाग हैं, केवल एक केंद्रीय भाग जिसे उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस है, और दूसरा नाभिक के चारों ओर का विशालकाय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अब इन्होंने कहा, अब देखिए इन्होंने अपने मॉडल की तुलना किससे की कि जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा ग्रह किया करते हैं
उसी प्रकार नाभिक की परिक्रमा कौन करता है? इलेक्ट्रॉन किया करते हैं। यानी नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए घूमने की बात रदरफोर्ड साहब ने कर दिया है ना, वहां तो स्टेशनरी था कि तरबूज के बीच में धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ क्या बात किया कि नहीं, एक केंद्रीय भाग है और एक उसके चारों ओर का विशालकाय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। बाहरी भाग दो भागों से मिलकर बना है और इसे सोलर प्लेनेट मॉडल या सौर ग्रही मॉडल क्यों कहा गया? सौर ग्रही मॉडल क्यों कहा गया? जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार नाभिक की परिक्रमा कौन करता है? इलेक्ट्रॉन किया करते हैं। सो दैट मॉडल इज नोन एज सोलर प्लैनेट मॉडल ऑफ एटम एंड दिस इज द बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस, इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल। नाभिक मॉडल भी इसे कहा गया क्योंकि ये नाभिक की खोज पर ही आधारित था, है ना बच्चों। नाभिक मॉडल क्योंकि सर रदरफोर्ड साहब ने किसकी बात किया? नाभिक की खोज के बाद ये सब सारी बातें किया। और जो नाभिक का जो रेडियस इन्होंने बताया, नाभिक का रेडियस बताया 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के रेंज में। नाभिक का जो रेडियस है, ये डिस्टेंस है, इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने कहा कि नाभिक का रेडियस 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के रेंज में है। और पूरे एटम का रेडियस बच्चों, ये देखिए पूरे एटम का रेडियस ये बताया, ये 10⁻⁸ सेंटीमीटर के रेंज में है। ध्यान रखिएगा। अब सोचिए कि इतना सेंटीमीटर में -8 कितना छोटा है न्यूक्लियस, कितना छोटा है एटम। नाभिक का रेडियस 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के रेंज में और पूरे एटम का रेडियस बताइए। नोट करने वाला पॉइंट है बच्चों, ये भी रेडियस भी कभी पूछता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो कभी कभी रेंज भी दे देता है 10⁻13 to 10⁻15, है ना। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम की जो है क्या है बच्चों? एटम की त्रिज्या क्या है? 10⁻⁻60 सेंटीमीटर और नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। अब बच्चों रदरफोर्ड साहब ने भी अपना जो है मॉडल प्रस्तुत कर दिया और अपने मॉडल को कहा दैट इज सोलर प्लैनेट मॉडल या सौर ग्रही मॉडल। बट इनके मॉडल में भी डिमेरिट आ गई। डिमेरिट का मतलब होता है बच्चों कमी आ गई। क्या कमियां महसूस की गई? आप देखिए, कोई मॉडल फेल होता है तो उसकी वजह होती है ना, उसका रीजन होता है। रदरफोर्ड साहब ने ऐसा क्या कह दिया, इन्होंने तो न्यूक्लियस की खोज भी कर दिया और कहा कि जो है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब क्या गलती हो गई इनसे? तो बीच में एक थियरी आई, मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत, मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी। और उसमें क्या था बच्चों? वो थियरी कहती है कि कोई भी पिंड हो या कोई भी चीज है, अगर वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है। पहली बात, यहाँ एक प्रश्न आता है कि आप कह रहे हो कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात रदरफोर्ड साहब ने नहीं किया। दूसरा, चलिए ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हम मान भी ले कि नाभिक के बाहर है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो बताइए नाभिक का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो धीरे धीरे बच्चों क्या होती चाहिए, जो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, धीरे धीरे नाभिक के आकर्षण बल के कारण इसकी कक्षा छोटी होती जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में कौन भरा है? प्रोटॉन प्लस, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी आकर्षण बल से खींचेगा। जब खींचेगा तब बताइए उसकी गति पर प्रभाव पड़ना चाहिए। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी और एक समय आएगा कि नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच लेना चाहिए और नाभिक के अस्तित्व का हो जाना चाहिए विनाश, यानी नाभिक नष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव है नाभिक और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्लस और माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का रदरफोर्ड साहब के सामने ये प्रॉब्लम आई नहीं थी, बस उन्होंने एज्यूम कर दिया था भाई ऐसा ऐसा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, नाभिक है बीच में, है ना। तो यहाँ पर अब ये समस्या आई कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिर जाता। एक समस्या है रदरफोर्ड मॉडल में।
दूसरी समस्या आई कि कोई भी पिंड है यदि ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, या हम ही समझ लीजिए, अगर हम मान लें कि ये एक न्यूक्लियस है, एक जगह पे हम ऐसे इसी के चारों ओर हम घूम रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन हैं और ये चीज़ अन्य समझ मान लीजिए हम न्यूक्लियस हैं, तो हम जब घूमते रहेंगे कभी तो थकेंगे। हमारी ऊर्जा, पहली बात हमारे पास घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी। दूसरा, अगर ऊर्जा हम मानते हैं हम आ भी गई ऊर्जा, तो कब तक हम घूमेंगे। घूमते घूमते एक समय आएगा हम लस्त होकर के ऐसे नाभिक हमको खींच लेगा और हम गिर जाएंगे, है ना। तो बताइए, इन्होंने ना तो एनर्जी की बात किया, ना तो वृत्ताकार मार्ग की बात किया जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अब मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी कहती है यदि कोई पिंड ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन कर रहा है तो निश्चित है एक समय बाद उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वो पिंड क्या हो जाएगा, यानी उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता इलेक्ट्रॉन एक समय को ऐसा क्यों नहीं होता कि उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती और वो नाभिक में गिर करके नाभिक के अस्तित्व को ही क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, खत्म कर देता। तो बताइए, सोचने वाली बात है ना बच्चों, बहुत ही सोचने वाली बात है। बाद में रदरफोर्ड साहब ने थोड़ा सा अपने मॉडल में कर दिया संशोधन। उन्होंने कहा ये जब डिमेरिट आई तो कई वैज्ञानिकों को लगा यार ये तो वास्तव में सही बात है, ये घूम क्यों रहा है। पहली बात, एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी आई भी तो एनर्जी नष्ट क्यों नहीं होती। अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है तो क्यों नहीं प्रोटॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता और नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाता। बात तो है ना बच्चों। अब क्या इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि देखो, इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने थोड़ा सा अपने मॉडल में संशोधन किया। उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो क्या होता है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में एक होता है घूर्णन ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी, और ये बाहर की ओर एक बल लगता है। और अब आप देखिए, जो दो प्रकार के बल फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल, है ना। जो केंद्र की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, दोनों बल। एक तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके घूमने से एक बल बाहर की ओर जनरेट हो रहा है। जैसे आप झूले पे बैठे हो, जैसे आप कभी माघ मेला गए हो, अगर वो जो झूला है, या आप ऐसे समझिए अगर कुएं की रस्सी को हम ऐसे बाल्टी से खींच रहे हैं और यदि रस्सी हाथ से छूट जाए तो क्या रस्सी क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगी या ऐसे उसके साथ ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों। यानी वह केंद्र की ओर ऐसे जाके नहीं गिरेगी, उसका एक बल ऊपर की ओर काम करता है। यानी इसका मतलब कि आपके केंद्र से घूमने से एक बल केंद्र के बाहर की ओर लगता है, जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। कौन सा बल कहते हैं बच्चों, अपकेंद्र बल। और जो इलेक्ट्रॉन को जो अंदर की ओर बल काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल काम करता है। और इन्होंने कहा ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। क्या है, दो प्रकार के बल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल। अपकेंद्र बल, जो एक बल केंद्र के बाहर की ओर लगता है। तो जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक बल बाहर की ओर लगाता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं, और नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक बल अंदर की ओर लग रहा है, और ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसीलिए घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। चलो मान लिया बच्चों। देखिए, जैसे मैं हूं, अगर मैं समझ लीजिए कि मैं हमारे ऊपर अगर मेरे ये दोनों हाथ हैं, अगर एक बल हमें उधर की ओर खींच रहा, एक बल इधर की ओर खींच रहा है, और दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, बताइए आप कुछ समझिएगा। अगर दोनों बल बराबर और ऐसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, तो बताइए मैं किधर किसी ओर गिरूंगा, झुकूंगा? नहीं झुकूंगा। हम उसी जगह पे क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, यदि दोनों बल क्या है, बराबर है। तो ऐसे ही इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने कहा कि ये दो प्रकार के बल जो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो बाहर की ओर बल लग रहा है अपकेंद्र बल, और नाभिक जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल, दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। चलिए ये भी मान लिया, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता।
लेकिन अब भी बात बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉन के पास घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है। एनर्जी की बात उन्होंने नहीं की है ना, एनर्जी की बात नहीं की है उन्होंने। और दूसरी चीज क्या हुआ कि जब स्पेक्ट्रम परमाणु क्या होते हैं, छोटे परमाणु क्या हुआ, हाइड्रोजन को जब मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया गया और उन्होंने देखा तो जो परमाणु होते हैं स्पेक्ट्रम देते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, जैसे आपने कभी कभी कंप्यूटर देखा होगा, जब गंभीर रोग से आदमी भर्ती रहता है ऐसे ऐसे लाइनें ब्लिंक करती है ना, तो ये आपके जीवित होने का प्रमाण है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है। और जैसे ही आपने देखा होगा ये लाइन ऐसे ऐसे फ्लैट हो गई तो राम नाम सत्य हो जाता, तीन हो जाता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इनका मूवमेंट खत्म हो गया, आपकी ऊर्जा चली गई। और आप जानते हैं द्रव्य अविनाशिता नियम कहा गया है, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट विल बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते और नष्ट नहीं कर सकते, जबकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है। आज ये हम जो आपके सामने बोल रहे हैं ये हमारे अंदर की एनर्जी बोल रही है, एक समय आएगा हमारी ऊर्जा वो कहीं जाएगी नहीं, एनर्जी के रूप में दूसरे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसको कहते हैं जन्म और मृत्यु का चक्कर। जो कहते हैं ये हो जाएगा अगले जन्म में पुनर्जन्म होगा, वो पुनर्जन्म नहीं होता है, एक्चुअली एनर्जी दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है ना। और आपने द्रव्य की अविनाशिता का नियम पढ़ा होगा, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा, E बराबर mc², एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ से जो स्पेक्ट्रम की बात किया, जब ऐसे हाइड्रोजन को रखा गया चुंबकीय और मैग्नेटिक फील्ड में, अभी आप दूसरा एक पढ़ेंगे, या स्पेक्ट्रम का और मैं अच्छा एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने ठंडी के दिनों में या बरसात दिनों में इंद्रधनुष निकलता हुआ दिखाई देता होगा, समथिंग अपीयरेंस आप देखते रहते हैं, विग और 7 रंग की लाइटें ऐसे पट्टियों के रूप में ऐसे दिखाई देती है आसमान में, है ना, इट इज टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। यह एक स्पेक्ट्रम का क्या है, प्रकार है। और जनरल स्पेक्ट्रम कभी कभी मैं आपको बता दूं, जैसे कभी कभी देखिए जब टीवी आप लोग देख रहे होंगे तो ऐसे मोटे मोटे ऐसे पतले पतले ब्लैक ब्लैक कलर के बैंड आ जाते हैं और कहते हैं सिग्नल फेड, है ना, तो मोटी मोटी जो पट्टियां आ जाती हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो बच्चों हमने आज आपको 2 मॉडल नाभिक की खोज के बारे में बताया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बताया, रदरफोर्ड का सोलर प्लेनेट मॉडल बताया, और रदरफोर्ड मॉडल की कमियां भी बताई, और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता, इसके पीछे क्या रीजन है। 2 प्रकार के बल काम करते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल, दोनों क्योंकि बराबर लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिप इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, है ना। अब अभी बात बनी हुई है एनर्जी की बात बनी हुई है ना, और सर्कुलर पाथ के बारे में अभी इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने कोई बात नहीं किया, थोड़ा सा संशोधन किया कि भाई नाभिक जो आप कह रहे हो कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता, उसके पीछे का रीजन है एक घूमने से एक बल बाहर की ओर काम करता है और एक न्यूक्लियस जो अपने केंद्र की ओर खींचता है, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, इसलिए घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। अब बच्चों इसके बाद आप नील्स बोर का मॉडल पढ़ें, इसके पहले आया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और नील्स बोर का मॉडल, जिसकी चर्चा करेंगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, E बराबर h न्यू, जहाँ न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। अब बच्चों अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट आप चल रहे थे, अब धीरे धीरे लेक्चर जो है अपने पीक पॉइंट पे आता जा रहा है। अब मेन मॉडलों की बात करेंगे और बोर-बली का नियम कैसे भरते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तमाम बातें हम करेंगे। वेट एंड वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Good night.